नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार समेत पूरे भारत भर के लिए आप आंकड़ा देखें तो दिन प्रतिदिन या यूं कहें कि रोजाना कहीं न कहीं से ये खबरें आपको देखने सुनने पढ़ने को मिलेगा ही कि आज राजस्थान में, एमपी में, हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, तो बिहार में, यूपी में, केरला में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में कहीं न कहीं कि यहाँ दलितों के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार हुए, घोड़ी चढ़ने को लेकर के नाराज हुए उच्च वर्ग के लोग, जिसके कारण उनको उतार करके पीटा मारा, मूछें रखने से उसको पीट दिया गया। वहाँ पे दलितों की बस्तियाँ जला दी गई, वहाँ दलितों के बहू बेटियों महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, शारीरिक शोषण हुआ। वहाँ उन्हें मटका से पानी पीने से रोक दिया गया, मटका छू लेने के कारण बच्चे को पीट दिया गया, मार दिया गया। इस प्रकार की घटनाएं तमाम आप देखने सुनने को मिलेगा और पिछले 2 दशक में अप्रत्याशित वृद्धि हुआ है। 2 दशक पूर्व कुछ हद तक ये सारे घटनाएं कम हुए थे, लेकिन अब और अत्यधिक बढ़े हैं। और इसमें हैरानी कर देने वाली बात यह है कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले या बढ़ावा देने वाले उच्च वर्ग के उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग ऐसा कर रहे हैं, अशिक्षित लोग ऐसा कर रहे हैं, नहीं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं और इस प्रकार के कुकृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी ज्ञानी उच्च वर्गीय लोगों के सोशल हैंडल पर आप जाएंगे तो आप इस प्रकार की ही खबरें पाएंगे। उनके द्वारा असामाजिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, अराजकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि जब वे प्रबुद्ध हो गए, बुद्धिजीवी हो गए, ज्ञानी हो गए, उन्होंने वास्तविकता हकीकत को समझा है, जब नैतिकता और मानवता का पाठ उन्होंने पढ़ा है, तो उनका कर्तव्य बनता है कि इस प्रकार की घटनाओं के रोकथाम हेतु उपाय करें, वो सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से लोगों को जागरूक करें, अपने लेखनी के माध्यम से जागरूक करें, अपनी वक्तव्य के माध्यम से जागरूक करें और वे अन्य जो इस प्रकार के असामाजिकता अराजकता फैला रहे हैं जातीय आधार पर 21वीं सदी में के तीसरे दशक में आकर के इस प्रकार के कुकृत्यों का अंजाम दे रहे हैं, इस प्रकार की घटनाओं को वे अंजाम दे रहे हैं, इस तरह घटनाक्रम में वे सम्मिलित हो रहे हैं, तो उन्हें यह बताया जाए, समझाया गया कि यह किसी भी स्तर से एक सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है कि आप उसका जाति देख करके और उसका शोषण करें। आप जाति देख करके यह तय करें कि नहीं, तुम दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, इसलिए तुम घोड़े नहीं चढ़ सकते हो, मूछें नहीं रख सकते हो, तुम हमारे कुएं का पानी नहीं पी सकते हो, हमारे चापाकल से पानी नहीं पी सकते, हमारे बस्ती के नल से पानी नहीं पी सकते हो, हमारे दरवाजे के सामने से गुजर नहीं सकते हो, हमारे साथ तुम पानी नहीं पी सकते हो, खाना नहीं सकते हो, हमारे बस्ती के मंदिर में तुम प्रवेश नहीं कर सकते हो, हमारे साथ तुम गुजर बसर नहीं कर सकते हो, हमारे साथ तुम विद्यालय में पढ़ नहीं सकते हो, हमारे बच्चों के साथ तुम मध्याह्न भोजन नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार के जो अराजकता असामाजिकता फैलाया जा रहा है, उस पर उच्च वर्ग के ही प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोगों को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। उन्हें इसके प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि उनके ही समाज के लोग जो इस प्रकार से कुकृत्य कर रहे हैं उस पर रोकथाम लग सके, लेकिन ऐसा अमूमन हो नहीं रहा है, आमतौर पर हो नहीं रहा है, बल्कि और अत्यधिक जो उच्च वर्ग के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो कहीं डॉक्टर हैं, बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, उनके द्वारा और बढ़ावा दिया जा रहा है और वे खुद भी इस प्रकार के कुकृत्यों में संलिप्त हो जा रहे हैं। बहुत ऐसे पत्रकार हैं वो जो खुद को पत्रकार कहते हैं, जो खुद को सोशल वर्कर कहते हैं, एक्टिविज्म कहते हैं, जो खुद को समाज सुधारक कहते हैं, जागरूकता फैलाने वाले कहते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इस प्रकार से जातिवाद फैलाया जा रहा है। और पिछले 2 दशकों में जो हिंदुत्ववाद को लेकर के जो एक बहुत बड़ा चर्चा छिड़ा है, तो उस हिंदुत्ववाद के आड़ में भी दलितों, महादलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर और अत्यधिक अत्याचार बढ़े हैं, जबकि दलित, महादलित, पिछड़े, आदिवासी भी हिंदू ही हैं अधिकांशतः, बावजूद इसके उन पर अत्याचार हुए हैं हिंदुत्ववाद के कारण। अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि सदियों से यह जो चला आ रहा है, इसके पीछे आखिर क्या लॉजिक हो सकते हैं, जबकि आपको ज्ञात होना चाहिए कि आज तो खैर नलका लग गए, समरसेबुल गड़ गए, टंकी है, आप हाथ नल के सामने ला रहे हैं,
वो सेंसर वाला नल आपको पानी दे दे रहा है। लेकिन आज भी और उस समय भी जिस कुएं से उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को पानी नहीं पीने देते थे, वो कुआं कौन खोदता था? कोई उच्च वर्ग का लोग तो खोदता नहीं था, वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, महादलित ही खोदते थे। उनके द्वारा खोदे गए कुआं से वो खुद उच्च वर्ग का व्यक्ति पानी पीता है, उच्च वर्गीय समाज पानी पीता है। लेकिन कुआं खुद जाने के बाद अब वह जो है अछूत हो जाता है कि आप उस कुएं से पानी पियोगे तो हमारा पानी छुआ जाएगा, फिर हम पी नहीं पाएंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा परंपरा नष्ट हो जाएगा। आप समझे कि जिस घर मकान में वह रह रहा है, उस घर मकान की दीवारें वो स्वयं खड़ा तो नहीं किया है, कहीं ना कहीं दलित, महादलित, पिछड़े, आदिवासी उस मकान का दीवार खड़े किए हैं और उसमें वो रह रहा है। क्या उसका धर्म भ्रष्ट नहीं होता है? क्या उसका परंपरा नष्ट नहीं होता है? आज जो नलका लगाए जा रहे हैं या जो भी उसके घर में कार्य किए जा रहे हैं, वो खुद से वो तो कर नहीं रहा है, कहीं ना कहीं मजदूर के रूप में वही लोग आ रहे हैं, दलित, महादलित, पिछड़े, आदिवासी। तो उनके द्वारा आपके घरों के सारे कार्य किए जाते हैं, आपके घरों को आपके रहने लायक बनाए जाते हैं, आपके शौक को लेकर के जितने भी साजो सजा है उसको सजाया जाता है। और उसके बाद उसी घर मकान में आप जब रहना प्रारंभ कर देते हैं तो उनको दहलीज पार नहीं करने देते हैं, उनको मुख्य चौखट पार करके अंदर आंगन तक भी नहीं आने देते हैं कि आपका घर अछूत हो जाएगा, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, परंपरा नष्ट हो जाएगा। आप जिस अन्न को ग्रहण करते हैं वह अन्न पकने से पूर्व उन्हीं के द्वारा आपके घरों में ला करके और रखा जाता है, भंडारा किया जाता है। तब तक वह अनाज, वह अन्न अछूत नहीं होता है, और जब पक जाता है तो फिर आप जो है से वो अछूत हो जाता है, आपका धर्म नष्ट होता है, आपका परंपरा भ्रष्ट हो जाता है। जिस जल को आप ग्रहण करते हैं, आज भी चापाकल लग रहा हो, समरसेबल लग रहा हो, उन्हीं में से लोगों के द्वारा उसे लगाया जाता है, गाड़ा जाता है, लेकिन आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता, आपका परंपरा नष्ट नहीं होता है। जिस मंदिर में जाने से उन्हें आप रोकते हैं, उस मंदिर का निर्माण भी उन्हीं मजदूरों के द्वारा किया जाता है, आप स्वयं नहीं करते हैं। मूर्तियां भी उन्हीं के लोगों द्वारा बनाया जाता है, आप स्वयं मूर्ति नहीं गढ़ते हैं। जिस सड़क पे आप चलते हैं वो सड़क भी उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। जो पेड़ पौधे, जंगल झाड़ आप देख रहे हैं, जो आप नहर देख रहे हैं, तालाब देख रहे हैं, जो नाले देख रहे हैं, वो सारे उन्हीं के द्वारा निर्मित है, उन्हीं के द्वारा लगाए गए हैं, उन्हीं के द्वारा संरक्षित किए गए हैं। आप तो ऐसे रूम में, वातानुकूलित घर में आप रह रहे हैं, तो आपको उनसे क्या लेना? आप तो और उनके द्वारा संरक्षित जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, उनके द्वारा लगाए गए वनों को, पेड़ पौधों को काट करके अपना शौक पूरा कर रहे हैं। तो क्या उसमें छूत नहीं था? क्या उससे आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता है? क्या उससे आपका परंपरा नष्ट नहीं होता है? लेकिन उसके बाद आपका सारे धर्म नजर आने लगते हैं, परंपरा नजर आने लगते हैं, आप खुद को उच्च वर्ग का समझने लगते हैं, उन्हें निम्न वर्ग का आंकने लगते हैं, और फिर इससे लेकर के आप उनके साथ भेदभाव करते हैं, आप उनको शोषित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, आप उन्हें उनके हकों अधिकारों से वंचित रखते हैं, उनके हकों को कुचलते हैं, वे खुद को पीड़ित समझते हैं और उनके बस्तियां जलाते हैं, पुरुषों को मारते पीटते हैं, महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण करते हैं। यह किस प्रकार की नैतिकता और मानवता है, और यह किस प्रकार का आपका रीति और रिवाज है? आप सदियों से यह करते आए हैं। आप खुद जब आप पे अब बीत रहा है, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, हालांकि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, और यह तथ्यात्मक नहीं है कि आरक्षण के कारण आपके बच्चे को नामांकन नहीं मिल पा रहा है या फिर आपके बच्चे को भर्तियां नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आरक्षण महज कुल रिक्तियों का, कुल सीटों का 49.5% ही होता है, 50.5% आप ही के लोगों के लिए होता है। तो आरक्षण के कारण आपके लोग नहीं वहां पे जा पा रहे हैं, इसका कोई हकीकत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। हकीकत यह है कि सरकार उतने बड़ी संख्या में न तो सीटें उपलब्ध करा पा रहे हैं और न ही भर्तियां दे पा रही है, इस वजह से आपके लोग नहीं जा पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरी तरफ यदि देखें, यदि हम हकीकत और तथ्यात्मक आंकड़ों की बात करें, तो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या फिर आपका प्राइवेट सेक्टर हो, SC/ST का जो उसमें हिस्सेदारी है, भागीदारी है, 1% भी नहीं पहुंच पाया है आजादी के 75 वर्ष के उपरांत, जबकि 75 वर्षों से आरक्षण की व्यवस्था है, बावजूद इसके 1% भी नहीं उनकी वहां पे हिस्सेदारी, भागीदारी है।
यानी कि 99.5% लगभग आप उच्च वर्ग के लोग ही पब्लिक सेक्टर से लेकर के प्राइवेट सेक्टर तक में आप विराजमान हैं, आप कार्यरत हैं। बावजूद इसके आरक्षण पे आप लांछन लगाते हैं, आरक्षण को लेकर के आप देश के पिछड़े होने का जिम्मेदारी ठहराते हैं, आरक्षण को आप नासूर बताते हैं। तो यह कहीं ना कहीं आपका वही जो सदियों से चला आ रहा आपके अंदर का भाव है वही दर्शाता है कि थोड़ी सी राहत यदि संवैधानिक तरीके से इन दलितों, महादलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिला भी है, जो आपको हजम नहीं हो रहा है। अभी 0.5% ही उनकी भागीदारी, हिस्सेदारी हो पाई है। बावजूद इसके आप तिलमिलाने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, आप विलाप करने लगे, आप राग अलापने लगे। हर सदियों से आप इनके ऊपर दंश दे रहे हैं, इन्हें आप इनका शोषण प्रताड़ना कर रहे हैं, आप इनके हक अधिकारों को कुचलते आए हैं। ये न जाने कितने असुविधाओं में जीवन बसर करते हैं, न इनके रहने के लिए छत होता है, न पहनने के लिए पोशाक होता है, न खाने के लिए अन्न होता है। इलाज के अभाव में इनके परिजन मारे जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। आज यहाँ तंबू गाड़ के रह लिए तो कल वहाँ रह लिए। कभी पुलिस प्रशासन इनको डंडों से खदेड़ करके भगाता है, तो कभी आपके बस्तियों के इर्द गिर्द आकर के तंबू लगाने का प्रयास करते हैं, तो आप इनको डंडों से मार करके भगाते हैं। यदि आप स्वयं को उस जगह पर खड़ा करके देखें कि यदि आपके साथ ऐसा होता कि आप जब फुटपाथों के किनारे तंबू गाड़ करके रहना प्रारंभ करते और एक दिन डीएम का आदेश आता और पुलिस प्रशासन लाठियों से आपको खदेड़ करके भगा देता, आप खुद को स्वयं पर खड़ा करके देखें कि यदि आप किसी बस्तियों के इर्द गिर्द तंबू लगा करके बचने का प्रयास करते और वहां के लोग आपको डंडों से मारकर खदेड़ करके भगा देते। आप स्वयं उस जगह पर खड़ा करके देखें कि यदि आपको बहुत अत्यधिक प्यास लगा हो और कोई चापाकल से, नलका से पानी आपको नहीं पीने देता हो, कुआं से पानी आपको नहीं लेने देता हो, आप स्वयं उस जगह पर खड़ा करके देखें कि जब आप बस्ती से गुजर रहे हों और कोई आपको डांट करके, फटकार करके इस वजह से भगा दे कि आप दलित हो, महादलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो। आप स्वयं उस जगह पर खड़ा करके देखो कि आपके कोई परिजन, आपका कोई संतान या फिर आपके माँ बाप या कोई भी परिवार का व्यक्ति बीमार हो, गंभीर रूप से बीमार हो और आप आर्थिक रूप से मजबूर हो, आपके सक्षम नहीं हो और आपका इलाज नहीं हो पा रहा हो और इलाज के अभाव में वह मर गया हो, तो फिर आप पे क्या बीतेगा। आप स्वयं सोचिए कि आपका बच्चा यदि एक रात भूखा सो जाता है तो फिर आपके दिलों पर क्या गुजरता है। आप स्वयं उन सारे जो घटनाएं घट रही हैं एक दलित, महादलित, पिछड़ा, आदिवासियों के साथ, आप स्वयं उस जगह पर खड़ा करके देखो कि यदि आपके साथ वैसा होता तो आप पे क्या बीतता। मंदिरों में आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाता, मटका से आपको पानी नहीं पीने दिया जाता, घोड़ी आपको नहीं चढ़ने दिया जाता, आपको मूछें नहीं रखने दी जाती, आपको मध्याह्न भोजन के समय यह एहसास दिलाया जाता कि नहीं, ये उच्च वर्ग का है इसलिए यह बच्चा अलग बैठ के खाएगा और यह निम्न वर्ग का है इसलिए बच्चा अलग बैठ के खाएगा। आपको जिस नलका से उच्च वर्ग का बच्चा पानी पिएगा, उस नलका से निम्न वर्ग का बच्चा पानी नहीं पिएगा, तो फिर आप पे क्या गुजरता। अर्थात जो भी आज तक होते आ रहे हैं एक दलित, महादलित, पिछड़ा, आदिवासी के साथ, यदि वो आपके साथ होता तो फिर आप क्या एहसास करते और कैसा महसूस करते। क्या आपको यह लगता कि यह कहीं से भी नैतिकता और मानवता है, इंसानियत है? जबकि महज 75 वर्षों, 70 वर्षों से आरक्षण थोड़ा सा दिया गया और आरक्षण जो दिए गए हैं उससे भरपूर वे लाभ भी अब तक नहीं ले पाए हैं। 1% भी उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर तक नहीं है और तब आपको तकलीफ हो रहा है। जबकि 99% सदियों से आप ही पूरे समाज पर प्रभुत्व स्थापित करके रखे हैं, हर जगह आप ही का आधिपत्य है। बावजूद इसको थोड़ा सा 0.5% यदि उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी आजादी के 75 वर्ष बाद हुए हैं तो आपको तकलीफ होने लगी, आपको कष्ट होने लगा। जब इतने थोड़े से आपको तंगे नजर आने लगा, आपको कष्ट होने लगा, आपको परेशानी होने लगा, कठिनाई होने लगा, आप विलाप करने लगे, आप राग अनापने लगे, तो जो सदियों से मार और दंश झेल रहे हैं वो किस प्रकार जीवन बसर कर रहे होंगे, कैसे जिंदगी जी रहे होंगे, घुट करके आप खुद समझो कि आपके छोटा सा बच्चा जा करके उसके बस्ती में ललकार करके आ जाता था, या अभी कई जगहों पर हो रहा है। आज का आप आंकड़ा उठा करके देखें तो सबसे अत्यधिक जो दलितों, महादलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर शोषण और प्रताड़ना किए जा रहे हैं वह यूपी है। आप राजस्थान की घटनाएं हमेशा सुनते होंगे, देखते होंगे, पढ़ते होंगे। एमपी की घटनाएं आप हमेशा सुनते, देखते, पढ़ते होंगे। हरियाणा की घटनाएं आप सुनते, देखते, पढ़ते होंगे। बिहार की घटनाएं सुनते, देखते, पढ़ते होंगे। आप महाराष्ट्र की, गुजरात की, हर जगह की आप सुनते, देखते, पढ़ते होंगे। कोई भी राज्य अछूता नहीं है जहां पे उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा
निम्न वर्ग के लोगों के साथ इस प्रकार के घटनाओं का अंजाम दिया जाता है, इस प्रकार के कुकृत्य उनके साथ किया जाता है कि उनको शोषण किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, उनके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, शारीरिक शोषण किया जाता है, उनके बच्चों को मार करके और उनके माँ बाप को सौंप दिया जाता है, उनके बस्तियों में आग लगा दी जाती है। इस प्रकार की घटनाएं आए दिन सुनने देखने को मिलते हैं। तो आप स्वयं पर कंट्रोल करें, तब जाकर के समाज में समन्वय और सौहार्द उत्पन्न हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप सदियों से जो करते आए हैं और वही करते रहेंगे, जबकि आज 21वीं सदी का तीसरा दशक है और आज टेक्निकली हम लोग डिजिटली की ओर बढ़ रहे हैं। डिजिटल भारत का नारा हम लगा रहे हैं, विश्व गुरु बनने की हम चेष्टा कर रहे हैं। हर इस डिजिटल भारत, इस विश्व गुरु भारत के आड़ में और इस प्रकार के जो घटनाएं घट रही हैं उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह गलत मंशा ही व्यक्त करता है। तो आरक्षण जो है वह आरक्षण आपके वजह से है। जिस दिन आप जातीय आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना छोड़ देंगे, ऊंच नीच का जो दुर्व्यवहार है वह छोड़ देंगे, आप जातीय आधार पर कि वह निम्न जाति का है, उसे आप मुछे रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर, मटका छूने पर, आपके बस्ती के चापाकल से पानी पीने पर, आपकी बस्ती के रास्ते से गुजर जाने पर, या फिर आपके साथ वार्तालाप करने के उपरांत यदि आप उनको मारना पीटना, उनके बस्तियों को आग लगाना, उनके महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या फिर दुर्व्यवहार, शारीरिक शोषण करना, उनके बच्चों को मारना पीटना, हत्या करना, उन्हें मजदूरी करा करके मजदूरी न देना, मेहनताना उनको न देना, जबरन उनसे काम करवाना, दासता के भांति उनका जीवन जीने के लिए मजबूर करना, उनको गाली गलौज, मार पीट, अत्याचार, शोषण, हत्या, लूट, बलात्कार, इस प्रकार की घटनाएं जो जातीय आधार पर किए जाते हैं, यदि ये नहीं रुकेगा तो फिर कैसे आप यह कल्पना कर सकते हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाने चाहिए। चूंकि भारत में जो आरक्षण दिए गए हैं वह आरक्षण जातीय आधार पर दिया गया है और उसका कहीं ना कहीं 100% जिम्मेदारी आपकी है। आपके वजह से जातीय आधार पर आरक्षण दिए गए हैं, क्योंकि आपने इतने जातों में बांटा और निम्न वर्गों के साथ इतने कुकृत्यों का अंजाम प्रारंभ से देते आप अभी दे रहे हैं। तो कैसे आप शैक्षिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण की डिमांड करते हैं? जब आप उनके साथ भेदभाव जातीय आधार पर करते हैं, जब कामों का बंटवारा जातीय आधार पर करते हैं, जब उनका शोषण, उनका उत्पीड़न, जब उनके हकों अधिकारों को कुचलना, उनको दबाना जब जातीय आधार पर कर रहे हैं, तो फिर आरक्षण शैक्षिक और आर्थिक आधार पर आपका मांगने का हक अधिकार कैसे हो सकता है? आप ये सारे चीज भूल जाओ, इसे करना आप भूल जाओ, ये सारे चीज आप मत करो, मानव को मानव समझो, नैतिकता और इंसानियत के साथ उनके साथ पेश आओ, तब देखो शैक्षिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण का पैरवी वो खुद करने लगेंगे। लेकिन तब तक वे इसका विरोध करेंगे जब तक कि उनके साथ भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच भरा दुर्व्यवहार जो है वह रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। जब तक उनके बेटी बहुओं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता रहेगा, जब तक उनके बच्चों को कत्ल होता रहेगा, जब तक उनके साथ शोषण प्रताड़ना होते रहेंगे, जब तक उनको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाएगा, मुझे नहीं रखने दी जाएगी, मटका से पानी नहीं पीना जाएगा, आप अपने बस्तियों से उन्हें गुजरने नहीं देंगे, मंदिरों में उनको प्रवेश नहीं करने देंगे, तब तक ये लड़ते रहेंगे अपने हक के अधिकारों के लिए और जातीय आधार पर आरक्षण भी बरकरार रहेगा। यह लोकतांत्रिक देश है, सरकारें आएंगी जाएंगे, लेकिन आरक्षण मजाल नहीं है कि समाप्त हो जाएंगे, आप चाहे जितना भी नाक रगड़ लो। इसलिए आपको चाहिए कि जातीय आरक्षण समाप्त हो तो जाति आधारित भेदभाव भी समाप्त होंगे, तभी जाकर के जाति आधारित आरक्षण समाप्त हो पाएंगे। इसे आपको ध्यान में हर हाल में रखना होगा। आप सदियों से जो करते आए हैं वो यदि करते रहेंगे तो फिर जो महज 70 वर्षों का आरक्षण है उससे आप कभी उम्मीद न रखें कि वह कोई सरकार आएगा और उसे समाप्त नहीं कर देगा।